BS टीवी की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूँ मैं शरद। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो जितने शांत हैं उतने ही गहरे हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली लेकिन अपने दम पर अपना मुकाम हासिल किया। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो भी राजनीतिक है। आपके जो दादा स्वर्गीय कक्का सिंह डोंगर जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल रहे और बाद में आपके जो पिता हैं उनका भी एक लंबा जो राजनीतिक करियर है वो कांग्रेस के साथ में रहा। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी राजनीतिक तौर पर शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरे दादाजी स्वर्गीय कक्का डोंगर सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। इसके साथ साइकिल पे यात्रा कर कर के कांग्रेस को वहाँ ग्वालियर में मजबूत करने का काम किया। उन्होंने और उनके साथियों ने बहुत मेहनत की और उसके बाद वहाँ कांग्रेस को स्थापित किया। आज़ादी की लड़ाई बड़ी कठिन दौर था उस देश के लिए, जब आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमें आज़ादी या लोकतंत्र जो भी हासिल हुआ, वो एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद देश के तमाम सारे लोग शहीद हो गए। बहुत सारे लोग जिस तरह से बेचारे काम करते थे आज़ादी के लिए, पूरा परिवार का परिवार, तो उनको बड़ी ऐसी स्थितियां सहन करनी पड़ी जो सामान्य रूप से किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद पूरा परिवार, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने और उनके परिवारों का बड़ा योगदान रहा है इस आज़ादी के लिए। अच्छा, मैंने सर जितना पढ़ रहा था उतना उसके मुताबिक अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल की बात करें, उस क्षेत्र में ख़ास तौर से कांग्रेस को एक तरीके से स्थापित करने में आपके परिवार की एक बड़ी भूमिका रही। आपके जो दादाजी थे उन्होंने वहाँ कांग्रेस का एक कार्यालय भी खुलवाया और जितनी मेरी जानकारी है वहाँ कार्यकर्ताओं में एक तरीके से भरोसा जगाने के लिए वो खुद उस कांग्रेस कार्यालय के अंदर रहा भी करते थे। दादाजी जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो ऐसे गिने चुने देश के कांग्रेस अध्यक्षों में से थे जो कार्यालय में ही रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं अपना पूरा महीनों तक उस कार्यालय में रह के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते थे। कार्यकर्ता जो नौजवान थे उनको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। साथ ही साथ कांग्रेस को मजबूत करने का भी काम किया। जहाँ तक भवन की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस भवन के लिए जो भूमि खरीदी थी वो बड़ी मुश्किल से खुद उन्होंने और कुछ कार्यकर्ताओं के सहयोग से वो भूमि खरीदी गई, जिस पे आज कांग्रेस भवन बना है। ग्वालियर भी गिने चुने शहरों में से है देश के जहाँ 2 कांग्रेस भवन हैं, एक शहर का और एक ज़िले का। तो 2 कांग्रेस भवन उन्होंने बनवाए थे। जो शहर का कांग्रेस भवन है वो उनके एक साथी थे सेन, उन्होंने भूमि दान की थी और उस भूमि पे उन्होंने वो भवन बनवाया था। तो इस तरह आज भी कांग्रेस के 2 भवन ग्वालियर में हैं। कांग्रेस वहाँ के हमारे सभी साथियों की दृढ़ इच्छा के साथ बहुत मजबूत स्थिति में आज भी है। अच्छा, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपके जो पिता थे उनसे ज़्यादा जो प्रभाव है आपके दादाजी का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि आप अपने पिता के बजाय दादाजी से ज़्यादा सीख पाए? नहीं, बहुत सारी बातें दादाजी से सीखने को मिली, बहुत सारी बातें पिताजी से सीखने के मिली। पिताजी ने मंत्री रहते हुए जिस तरह से विकास के कार्य कराए और जिस तरह से जनता के साथ घुल मिल के वो रहे, वो वाकई में सीखने की बात है।
मंत्री रहते हुए भी वो उसे एक सामान्य जीवन जीते थे, वो हमने देखा है। दादाजी का भी जीवन बहुत सादा जीवन, उच्च विचार के उस सिद्धांत को पूरी तरह दोनों ही लोगों ने अपनाया। अच्छा, आपके जो दादाजी थे और पिताजी दोनों ने ही कांग्रेस को मजबूत करने के जो प्रयास किए, उसमें एक बात ये भी है कि जो रियासतें थीं उस वक्त में उनका भी विरोध झेलना पड़ा, उनसे भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ख़ास तौर से मैं सिंधिया के बारे में जानना चाहूँगा कि उनके साथ कैसे ये जो संघर्ष रहा वो हुआ। देखो, लोकतंत्र की इस लड़ाई में हमारे परिवार को बहुत कुछ खोना भी पड़ा। हमारी तमाम सारी ज़मीनें, जो खेती की ज़मीनें थीं, वो एक्वायर हो गई, अधिग्रहित हो गई, और भी बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। लेकिन एक उद्देश्य के लिए, एक अच्छे उद्देश्य के लिए अगर कोई काम करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो उसमें कुछ खोना और तो पड़ता ही है। और उसको उन्होंने बहुत सहज भाव से लिया कि उसमें जो भी नुकसान हो, लेकिन हम अपनी इस समाज से जो सेवा की राजनीति है उससे अलग नहीं हटेंगे, ऐसा उनका प्रण था और उसको जीवन पर्यंत उन्होंने उसका पालन किया। मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये बात सच है कि 1980 के आसपास में जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद से आपके परिवार को राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा? ये समय की बात है। वो समय, वो दौर अलग था, और उस दौर में जो भी हुआ उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो दौर था वो उसको सामना करते हुए भी पिताजी ने कभी कांग्रेस को के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक सामान्य से कार्यकर्ता की तरह भी उन्होंने काम किया। अच्छा, आप भले ही नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने या सियासी गलियारों में ये चर्चाएं आम रहीं कि पहले आपके दादाजी, फिर आपके जो पिताजी, और फिर आप खुद भी राजनीतिक तौर पर जिस तरीके की मुश्किलें आपको रहीं जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे, उसकी वजह आप जो चुनाव हारे, पिछले जो चुनाव हुए, आपने 4 लोकसभा के चुनाव लड़े, उसमें कहीं ना कहीं एक वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे क्या? मैं लोकसभा चुनाव लड़ा और मुझे हमारे साथी, मित्र और कार्यकर्ता और जनता का अपार स्नेह और प्यार मुझे मिला। मैं पहले चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ, तो मुझे जनता ने अपार स्नेह दिया और बहुत कम मतों से के अंतर से मैं 35,000 केवल हारा था। उसके बाद भी 26,000 से, और उसके बाद 27,000-28,000 से। तो मुझे जनता ने हमेशा प्यार दिया, स्नेह दिया, और उस परिवार का होने के नाते सम्मान दिया कि वो परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार है, और ये इस जीवन पर्यंत मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ ग्वालियर क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता, मित्रों का और सभी साथियों का आभारी रहूँगा जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस में दिग्विजय सिंह गुट के नेता हैं, ये कहा जाता है। क्या ये वजह रही कि सिंधिया जी आपका साथ नहीं दे पाए? देखिए, कांग्रेस में तो कोई गुट है नहीं। कांग्रेस में एक ही गुट है, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, खड़गे जी का। कांग्रेस हमेशा एकजुट होकर लड़ती रही है और हमेशा एकजुट होकर काम करती रही है। कांग्रेस के यूपीए सरकार के जो कार्य थे, जो कार्यक्रम थे, जो नीतियां थी, वही कारण है जो इस देश का इतना विकास आपको अगर दिख रहा है, उसकी क्रेडिट कोई भी लेना चाहे, लेकिन ये सब यूपीए सरकार की देन है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, हालांकि इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं गुना से बीजेपी के ही टिकट पे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से जो स्पेस खाली हुआ था, उस स्पेस को अब अशोक सिंह राज्यसभा में पहुंचकर पूरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका अपना स्थान है और हम लोगों का अपना स्थान है। मैं एक
बहुत सामान्य पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने मुझे और ये जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये मेरा शुरू से कार्य करने का तरीका ये रहा कि मुझे जो भी दायित्व मिला मैंने दिल से प्रयास किया कि मैं इसको पूरा करने का पूरे मन से प्रयास करूं, और हमेशा इसी तरीके से मैं काम करता रहा हूं। अभी मुझे जो दायित्व दिया है, मेरा प्रयास होगा मैं पार्टी की रीति नीतियों को और आगे बढ़ाता रहूँ। अच्छा, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अशोक सिंह जी को आमतौर पर जो लोग हैं वो अशोक सिंह के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी जो जाति है, हालांकि जाति कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर आधार पर जो राजनीति है वो जातिगत आधार पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक समीकरण है उनमें जाति कहीं ना कहीं फैक्टर तो होती ही है। तो अशोक सिंह जी का जो पूरा नाम है वो अशोक सिंह यादव है, और आपकी इस जाति जो यादव आपके साथ लगा हुआ है उसको लेकर ही एक चर्चा ये भी रही कि जब आपका राज्यसभा में जाना तय हुआ, आप राज्यसभा जाएंगे और निर्विरोध आप राज्यसभा पहुंचे, तो ये कहा जा रहा है कि एक तरीके का ये काउंटर प्लान है कांग्रेस का, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि उनका मुख्यमंत्री न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार को देखकर भी उनका नाम तय किया गया है। तो क्या उस यादव को काउंटर करने के लिए अशोक सिंह यादव राज्यसभा गए हैं? कांग्रेस का सिद्धांत भी ये है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्रों के लोगों को सबको साथ लेके कांग्रेस चलती है, और उसी तरह से मेरा भी अगर चयन हुआ है तो उन्हीं रीति नीतियों पे हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो यादव वोट बैंक है वो अभी भी कांग्रेस के साथ में रहेगा, कांग्रेस के साथ ही जाएगा? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के साथ जो भी लोग हैं, सब लोग हैं उसमें। यादव समाज भी है, बाकी सब लोग हैं, और भी जाति हैं, सभी लोग कांग्रेस के साथ हैं। और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में, अभी मजबूत विपक्ष की भूमिका में, मजबूत सरकार बनाने की दिशा में काम करेगी। डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके कई सारे कार्यक्रम खासतौर से यादव समाज को लेकर ही आयोजित हो रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में गए, आजमगढ़ में उन्होंने एक कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर वो बिहार में भी गए, बिहार में भी जो यादव समाज का एक कार्यक्रम था उसमें भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो चल रहा है उसमें भी वो सहभागिता कर रहे हैं। तो ये सिर्फ यादव ना मानकर अगर हम कहें कि ओबीसी वोट बैंक जो करीब 52% है मध्य प्रदेश में, उस वोट बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो फिर आपकी क्या रणनीति है इस पर? आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेके, चाहे वो और अन्य वर्ग हों, सबको साथ लेके काम करने में विश्वास रखती है। उसमें कोई एक जाति या एक धर्म का सवाल नहीं है, और ये कांग्रेस की लंबी सोच है आज़ादी के बाद भी। उसके लिए अगर हमें कुछ सज़ा मिली भी है, या मान लो हम सत्ता में नहीं भी रह पाए, लेकिन हमारी अपनी जो नीति है कांग्रेस की, उससे कभी पीछे हटने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। अच्छा, लोकसभा चुनाव में हमने देखा है इस बार में बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी थे वो काफ़ी पहले अनाउंस कर दिए, लगभग सभी उम्मीदवार उनके तय हो गए, जबकि जब चुनाव की तारीखें भी नहीं आई थी तब उन्होंने अपने प्रत्याशी अनाउंस कर दिए थे। कांग्रेस में आखिरकार क्यों इस बात को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की एक काम करने का तरीका है, हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है और वो उस तरीके से काम करती है। हमारी पार्टी का अपना एक तरीका है, चयन की एक प्रक्रिया है, उसके लिए जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से जानकारी ली जाती है, वो सब करने के बाद ही प्रत्याशी घोषित हुए। और हमारे भी लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। आने वाले एक आध दिन में जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वो भी घोषित हो जाएंगे। अच्छा, उनका तो दावा है, उनका से मतलब बीजेपी का दावा है मध्य प्रदेश में 29 की 29 जो सीटें हैं वो इस बार में जीतेंगे, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें सिर्फ एक सीट आपके पास मैं बची, बहुत बड़े दावे करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में होगी। फिर भी क्या अनुमान है आपका, लगभग कितनी सीटें? मेरा अनुमान बिल्कुल सही है हम लोगों का कि कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है वो मध्य प्रदेश के ही संदर्भ में अगर हम बात करें तो किस विषय पर हो रहा है, कौन से मुद्दे ज़्यादा बड़े रहेंगे?
मध्य प्रदेश के बहुत सारे देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस देश में हैं। इसके साथ साथ युवाओं का, आपने देखा होगा लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं सिलेक्शन में। वो है युवाओं का, महिलाओं का सिलेंडर 1100 रुपये हो गया। अन्य भी बहुत सारी, किसानों के साथ एक तरफ तो सरकार 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ करती है उद्योगपतियों का, और किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपने न्याय योजना के तहत अपनी न्याय यात्रा में बताए हैं लोगों को, और इसको लेके हम पूरे देश में जाएंगे। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह जी के साथ में बातचीत का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह से। अशोक सिंह जी, ब्रेक के पहले हमने बहुत सारे विषयों पर बात की जो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से जुड़े हुए थे। मैं अब जानना चाह रहा हूं कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के बारे में। क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है, क्योंकि उसके नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? नहीं, ये बात मैं मानता हूँ कि कांग्रेस, हम लोग एक कठिन समय से में गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई, कांग्रेस हमेशा उस कठिन दौर से निकल के बाहर आई और उसने इस देश की सेवा करी और लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का, विकास करने का, प्रगति करने का रास्ता दिखाया। तो बीजेपी ने कुछ दिनों पहले एक आंकड़ा जारी किया और उन्होंने बताया कि 16,000 से ज़्यादा जो नेता हैं कांग्रेस के या कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो गए हैं बीजेपी में। 16,000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। शरद जी, आंकड़ों की बात क्या की जाए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का भी आंकड़ा हुआ था, उसका क्या हुआ? 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? तो ये तो सब, इस बात में मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये आंकड़े सही हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो मान रहे हैं कि नेता ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, इस बीजेपी के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के लोग भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग छोड़ के गए हैं उनके अपने निजी विचार हैं। लोकतंत्र की खूबी यही है कि अगर विचार नहीं मिलते हैं और उसके बाद अगर वो चेंज करना चाहते, कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, जो फिगर बीजेपी ने कोट किया उस फिगर को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन इन नेताओं को जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आम कार्यकर्ता नहीं है, हम उसमें देख रहे हैं कि जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और कई सारे आपके पदाधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं। सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो इन नेताओं को क्या जाने से रोका नहीं जा रहा है या आप रोकना ही नहीं चाहते? वो हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता है, रहे हैं। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कैसे ये निर्णय लिया, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस बात, उनसे बात करके देखें कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। अच्छा, कुछ वक्त पहले मैंने उनका साक्षात्कार किया था इसी शो के दौरान में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर का मुद्दा था, उस मंदिर पर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा, उसकी वजह से उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। जो इसी कार्यक्रम के दौरान में देखो, उनके विचारों के बारे में बिना बात करे तो कुछ कह नहीं सकता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता रहे हैं। हम लोग उनका सम्मान करते हैं और क्या कारण रहे वो तो उनसे बात करने के बाद ही पता चले। अच्छा, ठीक, ये चलिए आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो आने का सिलसिला है वो तो जो शामिल हो रहे हैं नेता तो वो तो हो ही रहे हैं,
लेकिन ख़ास तौर से छिंदवाड़ा के बारे में हम बात करें तो कमलनाथ जी के जो बेहद करीबी दीपक सक्सेना जी हैं, एक ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे उनके लिए उन्होंने अपनी सीट तक छोड़ दी थी। तो क्या दीपक सक्सेना के घर में सरकार खुद जा रही है कि वो उन्होंने पार्टी तो छोड़ ही दी है, वो कह रहे हैं कि शामिल हो जाइएगा? शरद जी, बहुत दुख की बात है, कमलनाथ जी ने लगभग 50 सालों से छिंदवाड़ा की जनता की सेवा की है। और मैं एक बार छिंदवाड़ा गया था, वहाँ के लोगों से मैंने बात की थी और छिंदवाड़ा के लोग जब भी आते थे बड़े गर्व से कहते थे कि हम छिंदवाड़ा से हैं, कमलनाथ जी के क्षेत्र से, और उन्होंने बहुत विकास किया है। मुझे कारण नहीं पता कि क्या कारण है, किस तरह से वहाँ क्या किया जा रहा है, और इससे लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि साहब ये चले गए वो चले गए। उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जिस आदमी ने इतना इस क्षेत्र की सेवा की, विकास किया, उसका इस वक्त साथ देना चाहिए। मेरी उन लोगों से अपील है कि उन लोगों को कमलनाथ जी का साथ देना चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं और विकास के मामले में उनकी कोई सानी नहीं है। अच्छा, कमलनाथ जी के जो सहयोगी हैं उनके लिए तो आप अपील कर रहे हैं, लेकिन खुद कमलनाथ जी को लेकर भी कई तरीके की अटकलें चलती रहीं बीच में, हालांकि उन पर बाद में विराम लगा, लेकिन उनको लेकर अगर अटकलें चलती हैं तो इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पार्टी छोड़ने वाले, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं करी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक सच्चे कांग्रेस की भावना है, सच्चे कांग्रेसी की भावना उनके अंदर है। मैंने ये महसूस किया है कि वो कांग्रेस के लिए अंतिम समय तक कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, ये भावना मैंने उनमें महसूस की है। आपको लगता है कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे कांग्रेस को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस छोड़ के। आपकी बात तो होती रहती होगी इस बारे में, जब ये अटकलें चल रही थी, कोई ऐसा विषय? नहीं, मुझे कभी नहीं अविश्वास हुआ कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भावना मैंने देखी है, उनके दिल की बात जो देखी है, वो कभी इस तरह की बात नहीं सोच सकते। अच्छा, मैं बीजेपी के कुछ नेताओं के स्टेटमेंट कोट करना चाह रहा हूँ। जो अभी जो कार्यकर्ताओं का जाने का सिलसिला जारी है, उसमें जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मध्य प्रदेश में निकली थी, मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया, कुछ और जो बीजेपी के नेता हैं उनके भी बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी यात्रा के बाद में जो कांग्रेस छोड़ो यात्रा है वो शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। एक विपक्षी दल के नाते, विपक्षी दल के नेता होने के नाते उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की। इसमें किसी को दर्द क्यों है? वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याएं उठा रहे हैं, उसमें किसी को इतनी परेशानी क्यों है? राहुल गांधी जी के नाम से इतनी घबराहट क्यों है? जब वो किसी यात्रा पे निकलते हैं तो सारे लोग उनकी आलोचना करने लग जाते हैं। भाई, ऐसा क्या कारण है? क्यों राहुल गांधी जी से डरते हैं ये लोग? मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो मौजूदा वक्त में बहुत मौजू बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय आया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी जो जानकारी है वो सार्वजनिक हुई है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ही सब कुछ कह दिया। अब कुछ कहने को बाकी बचता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सारे फिगर्स जनता के सामने रखवा दिए हैं और उसमें सब सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब में वो फिगर्स आई हैं। तो आप सबको भी पता है कि ये हुआ क्या है। एक तरफ इस तरह की बात की जाती है, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा जमा किया जाता है, तो दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस मामले में ये दिखा दिया है कि इस देश में हो क्या रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो कार्रवाई इस वक्त में हो रही है, ईडी की कार्रवाई, हालांकि ईडी को लेकर आप लोग पहले से ही बहुत सवाल उठाते रहे हैं और आपका कहना यह है कि क्योंकि विपक्ष को दबाना है, इस वजह से इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कांग्रेस ही नहीं समझ रही, पूरा देश समझ रहा है कि ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं
ये किस उद्देश्य से की जा रही है, किस तरह लोगों को परेशान करने के लिए की जा रही है, किस तरह से लोगों को डराने धमकाने के लिए की जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है, तो ये एक लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। एक सीट पे ऐसी जानकारी है, मध्य प्रदेश में आपका जो समझौता है समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ है खजुराहो सीट को लेकर, तो इंडिया गठबंधन आपको क्या लगता है कि कितना असर करेगा यहाँ इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव में? इंडिया गठबंधन पूरे देश में असर करेगा। मेरा मानना है कि इस गठबंधन में जो भी दल है मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आलोचना ये होती है इंडिया गठबंधन के लोग अन्य दल छोड़ के चले गए। अरे भाई, इसके एनडीए के लोग भी तो छोड़ के चले गए। तो ये एक गठबंधन में बहुत सारे दल होते हैं और उसमें कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं। तो इसमें ऐसी क्या बात है कि सिर्फ जो है यही प्रचारित किया जाता है कि इंडिया गठबंधन के दल छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन फेल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। जो छोड़ के गए हैं उनका अपने कारण है। क्षेत्रीयता में उस क्षेत्र में अगर नई कांग्रेस के साथ गठबंधन हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो मूल विचारों से तो सहमत है कि इस देश में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, खजुराहो सीट पर क्या जो प्रत्याशी हैं वो आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संयुक्त होगा, या जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको आप लोग समर्थन करेंगे? समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसका कांग्रेस पूरे समर्थन करेगी, पूरे दिल से हमारे कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अशोक सिंह जी मैं और जानना चाह रहा हूँ। एक परिवारवाद का जो मुद्दा है वो बीजेपी और बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो उठाते हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें ये जो विषय है परिवारवाद का वो रहेगा, और रहेगा तो आप लोग उसका कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, किस परिवारवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात तो करना बेमानी हो गया है। अभी आप देखो ना, भारतीय जनता पार्टी में भी कितने लोगों को, परिवारों को, कितने नेताओं के परिवारों को, लोगों को टिकट्स दिए गए हैं, उनको एडजस्ट किया गया है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लगता है कि ये विषय नहीं रहेगा? ये विषय नहीं है, परिवारवाद नहीं। इस देश का जो है, जितना गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश में के विकास के लिए। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने अपने कई परिवार के कई सदस्यों को खो दिया हो इस देश की एकता और अखंडता के लिए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शहीद हुई, स्वर्गीय हमारे नेता राजीव गांधी शहीद हुए। तो इस देश की एकता के लिए बहुत सारा काम किया गया है, और मुझे लगता है कि ये इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। जी, अशोक सिंह जी, आपने हमें वक्त दिया और जैसा उनका स्वभाव है और उसी स्वभाव के तहत बड़ी शालीनता से हर सवाल का जो जवाब है वो उन्होंने दिया। हमसे इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो BS TV की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BS TV।